अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा पेपर है, लास्ट टाइम हमने एक बुक ख़त्म कर ली थी। आज जो है वो हम CPC को देखेंगे, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द लॉयर्स, फॉर द प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, फॉर द जुडिशरी, फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ ASJ एंड फॉर द सिविल जजेस। तो और इसके बड़ी ही खूबसूरत और कहते हैं ये पेरेंट लॉ है तमाम लॉ का, और लोग इसको बड़ा समझते हैं कि ये बड़ी मुश्किल है। बट मैं आपको इस तरह इसको आज इंशाल्लाह इसका कोशिश करूँगा कि वो इन नट शेल चीज़ें ना बताने की कोशिश करूँगा। फिर हम इसको एलेबोरेट करना भी कोशिश करेंगे। तो आज हम इसको जो है ना एक डिटेल में और एक बड़ा ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो CPC होता क्या है, CPC क्यों आता है, ये बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। तो चले आए अब हम मैं आपको ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमने देखा आपके यहाँ जो केसेस चलते हैं ना जी, वो केसेस कौन से चलते हैं। देखिए आपके यहाँ मैंने जब लॉ की डेफिनेशन बताई थी तो उसके अंदर मैंने चीज़ें बताई थी। आपके पास दो तरह के कानून होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। अब आपकी सारी लॉ की इसकी पूरी बाइफिकेशन देखनी है तो वो मेरा पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, उसके अंदर देखिएगा। और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। अब देखिए ये सिविल है, आप देख रहे हो सिविल, और सिविल प्रैक्टिस के अंदर मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं पता। इवन दो माशाल्लाह उनकी 10-10, 15-15 साल की प्रैक्टिस है, बट चीज़ें जो मिन्यूटली देखने वाली हैं वो बड़ी खूबसूरती से देखने वाली चीज़ें हैं। बस छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी दी जा रही होती हैं बट विदाउट लॉ दी जा रही होती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। गलत तो मैं कहूँगा कि लॉयर को गलत चीज़ बतानी बनती भी नहीं, लेकिन प्रोसीजर जो CPC के अंदर छोटी छोटी एप्लीकेशंस के भी लॉ मौजूद है। हर जिसका नहीं मौजूद वो तो चलो 151 में ले आओ। 151 आपका CPC के अंदर कहते हैं ये इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है। क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। अभी इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है। अब कोई भी चीज़ अगर कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं एप्लीकेशन नहीं है, तो देन तो आप इनहेरेंट पावर में आ जाएं। मतलब वो एप्लीकेशन अंडर 151 हो सकती है, लेकिन जिसकी स्पेसिफिकली बता दी गई हो तो उसको तो आपको खुदारा क्या करना चाहिए, उस लॉ के मुताबिक लिखना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन उनका लॉ नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉ जब सिविल प्रैक्टिस में हम जाते हैं, ये बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिस है, लेंथी प्रैक्टिस है, लोग उससे फेडअप भी होते हैं। मतलब CPC की किताब खोलते हुए डर लगता है लोगों को, यार इतनी बड़ी किताब, इसके अंदर प्रोसीजर्स भी हैं, लाइक इसके अंदर ऑर्डर्स भी हैं और इसके अंदर सेक्शंस भी हैं। ठीक है, ऑर्डर्स और सेक्शंस ये इसके अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। ऑर्डर्स एलेबोरेशन के लिए सेक्शन, उसको बहुत सारी चीज़ें, इवन तो 2020 में भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई थी और 2021 में भी अमेंडमेंट आई। 2021 वाली जो पंजाब अमेंडमेंट्स थी जो 10 फरवरी 2021 है, वो रिपील हो चुकी हैं, वो स्टक डाउन कर दी थी इन्होंने। हाँ जी, ये उनको ज़रा दे दीजिए। वो स्टक डाउन कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। तो लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मैं कहता हूँ उसमें आज भी अगर वो स्टक डाउन भी हो गई हैं तो कुछ चीज़ें उसके अंदर, मतलब कोई ऐसी चीज़ लाइक उसने सेकंड अपील ख़त्म कर दी थी। तो हुआ ये था कि जो अंडरस्टूड बातें हैं, अंडरस्टूड चीज़ें थी, वही उन्होंने लिखने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हटाने का कहा गया क्योंकि स्पीडी ट्रायल हो गया था और उसके अंदर वो चीज़ें थी। लाइक हर एक का अपना अपना वो होता है कि किस तरह वो लेके चलते हैं। खैर उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CPC जो सिविल प्रैक्टिस है बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके अंदर हर चीज़ की प्रोविजन मौजूद है, हर चीज़ की, 1 to all। जो भी आप पहले दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो
डेट से लेकर, फाइलिंग से लेकर, इंस्टीट्यूशन से लेकर एंड तक ईच एंड एवरीथिंग है। तो आज मैं जो आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा वो चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैं क्रिमिनल बताने की कोशिश करता हूँ कि क्रिमिनल के अंदर आपने ये देखना होता है कि एक, अब देखिए ट्रायल इसका भी है, ट्रायल उसका भी है। देखिए ट्रायल सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है, ठीक है। अब इसका भी ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ ख़त्म होना है, हमने ये देखना होता है कि मैंने जब चलना शुरू करना है, अब उससे पहले, चलने से पहले आपको कहा था सब्सटेंटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है, बताने की कोशिश करेंगे कि मुझे सब्सटेंटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वो कहता है जो भी आपकी पनिशमेंट्स, ऐसा कानून विच टोल्ड अस, क्या, पनिशमेंट्स एंड राइट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपका क्या कहलाता है, वो कानून आपका सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है। सब्सटेंटिव लॉ वो होगा जो किसी चीज़ के राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ठीक है, एंड पनिशमेंट्स बताए, वो आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल प्रैक्टिस के अंदर। तो सिविल प्रैक्टिस के अंदर क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, वो हमने देखना है ये राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज। मैं हमेशा बताता हूँ कानून की बारी कब आती है, जब कानून की डेफिनेशंस आप लोग देखते हो। अब देखिए हर जगह पे दो चीज़ें हैं, क्या, नंबर 1 इज़ अ राइट एंड नंबर 2 इज़ अ लायबिलिटी। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, दोनों रेसिप्रोकली काम करते हैं। एवरी राइट टुवर्ड्स अ लायबिलिटी, अगर किसी शख्स का one person have a right, then another person is a liability, that is a liable। अब जब एक शख्स की लायबिलिटी राइट है तो किसी न किसी की लायबिलिटी ज़रूर है। अगर किसी की नहीं है तो आप कहते हो नहीं है, तो देन स्टेट इज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेड देयर। तो अगर किसी की नहीं होगी तो स्टेट की ज़रूर होगी, ठीक है। लायबिलिटी जो है, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट्स, तो where I get that right, what is that forum, ठीक है, that forum discussed by and that is provided by the Constitution of Pakistan, ठीक है। In Article 8 to 28 all articles are discussed about the fundamental rights. So every right and liability, in any case, if a person have a right and towards this right another person has a liability, so liabilities and rights are vice versa. So if one person have a right and other have a liability, so where these two are not fulfilled, if someone have a right the other has a liability, so other person not fulfill his liability, then वहां पे क्या बनता है, रॉन्ग। जहां इन्फ्रिंजमेंट होती है एक राइट का, हाँ, जहां राइट है और एक लायबिलिटी है, रोला कब पड़ता है, तजाद कब आता है, जिस वक्त इन्फ्रिंजमेंट होगी वहां पे रॉन्ग होगा ना, इन्फ्रिंजमेंट रॉन्ग होगा। और जब रॉन्ग होता है, मतलब मैं कहता हूं जी मेरा राइट है, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी जगह पे जाता हूँ, मुझे हायर किया जाता है, तो ये मेरा राइट है कि वो मैं उनसे जो मेरे साथ तय हुआ वो मुझे दें, और अगले की लायबिलिटी है कि वो मुझे पे करे। तो अगर वो नहीं देता तो देन दिस इज अ रॉन्ग। अब जब रॉन्ग पैदा होता है तो देन मुझे पता होगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जब रॉन्ग होता है तो मैं अग्रीव्ड होता हूँ। जब मैं अग्रीव्ड हूँ तो मैं किसी न किसी लॉ की किताब की तरफ जाऊँगा, किसी ना किसी जगह पे।
अब देखिए हमारे कानून के अंदर चाहे वो सीपीसी है, चाहे वो अगर सिविल है या वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो आपने ये देखना होगा क्या कि भाई अब ये राइट या लायबिलिटी, ठीक है, किसी कानून की किताब में अगर मैं अग्रीव्ड हूं तो मुझे कैसे, किसी कानून की किताब में तो लिखा होगा। अगर पंजाब के अंदर आए तो 25,000 इस वक्त तो लोकल लॉ है पंजाब के अंदर, कमो बेश सिर्फ पंजाब के अंदर 25,000 लॉ बना हुआ है, 25,000 समथिंग, ठीक है। तो मीनिंग देर अप्रॉक्सीमेटली मैं 25,000 बता रहा हूं, जो कि सिर्फ पंजाब के अंदर है। जो आप सोचते हो वो लॉ है। आप देखो कानून क्या चीज़ है। सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं ना, किस चीज़ की डेफिनेशन देखते हैं, लॉ की, तो लॉ कहता है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। जहाँ आप कॉमन सेंस कहते हैं यार ये गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ कहीं ना कहीं आपको उसका कोई ना कोई कानून मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस वक्त राइट और लायबिलिटी जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होगी, बंदा अग्रीव्ड होता है, तो फिर बंदा देखता है किसी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है कि ये मेरा राइट है, मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो भागता है। अब सब्सटेंटिव लॉ ढूंढता है। अब देखें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपका 1872, ये आपका सारे कॉन्ट्रैक्ट से, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में मौजूद होते हैं उनसे डील करता है ये, ठीक है। अब ये एक्ट जब डील करता है तो इट मीन्स के मेरा और किसी का एग्रीमेंट हो जाए, अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो मुझे कोई ना कोई किताब प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी बेस पे उन्होंने क्या बनाया है पूरा कानून, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर मुझे कोई रिलीफ चाहिए, ठीक है, वो तो मुझे इस लॉ में से अगर कहीं राइट मेरा इन्फ्रिंज हो गया तो मुझे एक तरफ लायबिलिटी थी, तो वो मैंने कहाँ से जाके लेनी है, वो ये बताएगा कि आपको ये चीज़ें फलां जगह से मिल सकती हैं। अब जब ये मिल सकती हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे सब्सटेंटिव में बता दिया। अब मेरे पास कोई प्रोसीजरल भी होगा ना कि मैं कहाँ जाऊँ। देखिए मुझे पता चल गया कि भाई मैंने कोर्ट में जाना है। अब कोर्ट में कैसे जाना है, कोर्ट में क्या कर मैं वैसे जाऊँगा, जी भाई तो कहेगा आपकी बात तो नहीं सुननी, तो उसके लिए एक आपके पास प्रोसीजरल लॉ मौजूद होगा जो आपको तरीक़ाकार बताएगा कि भाई ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, तो इनको फॉलो करो तो आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे जिसके जरिए अब ये प्रोसीजरल लॉ आपको जहाँ कहीं आप अग्रीव्ड हैं, किसी कानून ने आपको बता दिया कि ये आपका ग्रीवियस दूर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो वो आपको कहाँ किसी प्रोसीजर में ले जाएगा। और प्रोसीजर क्या बताएगा, हमारे यहाँ प्रोसीजर जो इसके अंदर है वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, जिसको हमने गलतुल आम में सीपीसी बना लिया और आज जिसकी पहचान सीपीसी के नाम से ही होती है। और जब ये चल पड़ा सीपीसी तो अब आज ये सीपीसी ही है। तो सीपीसी जो प्रोसीजरल कोड है आपका, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये आपका 1908 का है। अब ये क्या बताता है आपको, अब इसके अंदर जो आपको बताने वाली चीज़ें हैं कि इसके अंदर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाना है, वो वेरियस स्टेप्स हैं। जैसे मैंने आपको क्रिमिनल के स्टेप्स बताए थे कि वो 19 पॉइंट्स याद कर लें, दैट इज़ इनफ, और उसको फिर हम एलेबोरेट 1 बाय 1 करते जाएंगे तो वो आपका क्या बनता जाएगा, एक स्टेपिंग के साथ साथ आप बड़ा कुछ सीखने लग जाएंगे, बहुत सारा कुछ उसके साथ नथी होता जाता है। एक वे ये है जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं जहाँ चल रहा हूँ तो मैं वहाँ से एड ले लूँगा, तो बाकी सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक सीपीसी के अंदर अगर सपोज आपके 158 सेक्शंस हैं और 152 to 53 आपके क्या हैं, ऑर्डर्स हैं, तो वो क्या बताते हैं,
अगर आप सीपीसी खोलें तो सीपीसी के सिनॉप्सिस में जाएं, आप देखिएगा इसके जो सेक्शंस हैं वो 158 हैं और इसके ऑर्डर्स कितने हैं वो एंड पे आप इसको देखेंगे तो वो ये देखिएगा आपके टोटल जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे उसने 50 नहीं, ऑर्डर्स यहाँ पे 50 ऑर्डर 50, ठीक है, ऑर्डर्स 50, तो 50 ऑर्डर्स है। उसने कहा 158 सेक्शंस और ऑर्डर्स, उसने कहा 50। अब ये सारे के सारे कब पढ़ने, कैसे पढ़ने, मैं नहीं कहूँगा कि एक सेक्शन से शुरू कर दें, नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वे ही नहीं है। तो हम यहाँ पे वे सीखते हैं। मैंने कहा मेरे पढ़ाने का और बाकी पढ़ने का एक स्टाइल ये होता है कि हमें चीज़ें पढ़नी कैसे हैं वो सीखनी है। तो सीपीसी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। कैसे सीखेंगे देखिएगा। नंबर 1, उसने कहा सबसे पहले जब कोई शख्स आपके पास आए और ये सवाल करे, क्या सवाल करे कि जनाब ये बात है और इस बात पे मैं अग्रीव्ड हूँ, सबसे पहले आपने उस शख्स से ये चीज़ें पूछ कर ये पहला क्वेश्चन करना है उससे। क्वेश्चन क्या करना है कि भाई आए कहाँ से हो, आए कहाँ से हो, लाहौर की जुरिस्डिक्शन बननी है या आपकी पेशौर की बननी है, ये आपने देखना है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन डिस्कस्ड इन आर सीपीसी। कौन कौन सी? नंबर 1 इज पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड नंबर 2 इज a territorial jurisdiction, territorial jurisdiction। अब देखिएगा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। पिक्यूनरी और टेरिटोरियल दोनों का आपको बखूबी पता होना चाहिए कि इनकी जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जो पिक्यूनरी होगी वो माली एतबार से होगी, ठीक है, पैसों के एतबार से, और जो टेरिटोरियल होगी वो इलाकाई के एतबार से होगी, इलाके के एतबार से होगी, ठीक है, माली। अब ये आपका सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी, जो गलतुल आम में हम कहते हैं, सेक्शन 6 कहता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी किस तरह होगी, ठीक है, आपका सेक्शन 6। अब सिर्फ 6 नहीं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड के साथ आपका एक लॉ है जिसको कहते हैं सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। इसका मतलब भी यही है कि कोर्ट्स का किस तरह के मामला चलते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो इसका सेक्शन 9 है, सेक्शन 9। अब इसके अंदर, अब ये आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 का है, 1962 का। अब वो कहता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस क्या होती हैं 2016 से पहले तक और थी। 2016 गालबन जून के अंदर 16/6/16 है, तो उसके अंदर एग्जैक्ट 2016 ही है, उसके बाद से अभी तक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ी नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुरिस्डिक्शन बता दी, एक नोटिफिकेशन जारी होता है और नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन में क्या किया उन्होंने, कहा कि नोटिफिकेशन में कि जो आपके यहाँ 3 तरह के जजेस बैठते हैं, ठीक है, सिविल जजेस। जब आप लोग सिविल जजेस बनेंगे इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर जो आपको दर्जा मिलेगा वो दर्जा होता है सिविल जज, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास। तो सबसे पहले जो आप बनेंगे वो सिविल जज 3rd क्लास बनेंगे। क्या बनेंगे? सिविल जज 3rd क्लास, ठीक है। उसके बाद आप सिविल जज 2nd क्लास और उसके बाद आप सिविल जज
फर्स्ट क्लास। तो ये क्लासेस होंगी। अब ये क्लासेस को इन्होंने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में भी डिफाइन कर दिया कि इनकी कितनी हद तक इनकी मयाद है, कितनी मालियत का दावा होगा तो वो सुनेगा। ठीक है, इवन दो मैं अभी आज को आप चीज़ें बताऊंगा तो उसके अंदर आप देखिएगा जब प्लेंट लिखी जाती है तो प्लेंट के अंड वाले 3 जो पैराग्राफ होते हैं ना वो लीगल होते हैं, उनमें से एक वैल्यूएशन एंड ज्यूरिसडिक्शन का भी होता है। ठीक है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन और आपका कोर्ट फी है। तो उसके एतबार से हमने कोर्ट फी एक्ट भी पढ़ना और सूट वैल्यूएशन एक्ट भी आपका है, लेकिन वो शायद सिलेबस का हिस्सा नहीं भी है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब सिविल जज 3rd क्लास, 2nd क्लास एंड 1st क्लास है तो इनकी फिर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस भी हैं। देखिएगा, क्या सिविल जज 3rd क्लास उसने कहा ये 10 लाख तक, कितना 10 लाख, जिसको कहते हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन तक का जो दावा हैगा वो ये सुनेगा। 10 लाख तक, इससे ऊपर चला गया तो नहीं सुनेगा। अगर इससे 1 रुपया ऊपर भी हो गया तो देन आपका सिविल जज 2nd क्लास जो 50 लाख तक, जिसको कहते हैं 5 मिलियन, यहां तक सुन ले। अब 10 लाख से ऊपर की वैल्यू से लेकर 50 लाख की वैल्यू तक कौन सुनेगा? 2nd क्लास। एंड 1st क्लास अनलिमिटेड, जितनी मर्जी वैल्यू हो, वो 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, उसको सुनेगा आपका सिविल जज 1st क्लास। 10 मिलियन नहीं, 1 मिलियन है, 1 मिलियन, 5 मिलियन एंड अनलिमिटेड 50 लाख। ठीक है, पुरानी मैं नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूजन की बात है, पुरानी बातें पुरानी के साथ खत्म होगी। अब आपने ये देखना है, ये पिक्यूनरी लिमिट्स हैं किसी भी सिविल जज की। आपके पास जिसको दावा आएगा, कोई बंदा आएगा, तो आपको पहले मालियत भी देखनी होगी। ठीक है जी, इसको ज़रा देख बंद कीजिएगा, अजान सुन लें फिर देखते हैं। हम जो देख रहे हैं वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस को देख रहे हैं। अब ये बड़ा ही एक वकील को ख़ास तौर पे, और एक आप अगर जुडिशल एस्पायरेंट्स हैं तो सबसे पहले तो यू आर बीइंग अ लॉयर, आप जज बनते हैं ना। अगर आप पहले लॉयर हैं देन आप जज बनेंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक हमें पता होनी चाहिए। लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें भी आती रहती हैं। 2021 की अमेंडमेंट्स आई थी, खूबसूरत थी, लेकिन स्टक डाउन कर दी गई हैं। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपको अप टू डेटेड रहना चाहिए। और ये पिक्यूनरी लिमिटेशंस हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये कहाँ लिखी हुई है? मैंने कहा एक तो पिक्यूनरी को डिस्कस सेक्शन 6 सीपीसी कर रहा है, साथ में आपका क्या सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 डिस्कस कर रहा है इसको। ठीक है, ये तो माली एतबार से है। अब आपने माइंड ये बनाना है कि ये जज कौन सा सुनेगा, वो आपको पता लग जाएगा। अगली बात आपकी इलाकाई है। जो इलाकाई ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन सी है? वो आपको देखना पड़ेगा कि किस टेरिटरी में आती है। देखिए, आपके यहाँ बहुत सारी जगहों पर अब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट के एतबार से आपको क्या किया जाता है, आप डिवाइड किया जाता है प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हर जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। ये याद रखिएगा, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। जो सिविल को सुनना है, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? आपके डिस्ट्रिक्ट जज की। कौन बता रहा है? आपका सेक्शन 7 ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, सेक्शन 7। कोई भी दावा, सबसे पहले जो सिविल दावा आपने अगर कहते हो मैंने करना है,
तो ओरिजिनली तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाहिए, बट ही इज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड ही इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ही हैव द पावर्स, क्या, डेलीगेट हिज पावर्स टू लोएस्ट लेवल। वो कहता है मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने को, मैं अपने पास डेलीगेट करता रहूंगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट अपनी पास को डेलीगेट करता रहता है। ठीक है, अब सेक्शन 7 ऑफ सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, ठीक है, इसका सेक्शन 7 कहता है, अब जिस वक्त आपने ये देखा कि सिविल जुरिसडिक्शन इस डिस्ट्रिक्ट की है, अब उसके अंदर इन्होंने, अब हमारे लाहौर के अंदर, अगर लाहौर से बाहर भी निकल जाओगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स सिविल जजेस बहुत सारे बैठे हुए हैं। मतलब आप देखते हो लाहौर के अंदर 300-350 सिविल जज है। अब वो जो सिविल जज है सारों के पास तो ये पार नहीं होगी। अब इन्हें देखना होगा उसमें से कई थर्ड क्लास होंगे, कई सेकंड क्लास और कई फर्स्ट क्लास होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है, अब एक शख्स को अपॉइंट कर देता है जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज एक शख्स को विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वो क्या करता है, एक जो सीनियर मोस्ट सिविल जज होता है, जिसको सीनियर सिविल जज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीनियर सिविल जज, उसको ये पावर डेलीगेट कर देता है और उसको क्या बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज। एडमिनिस्ट्रेटिव जज। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम सारी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। सिविल जो दावे आएंगे, अगर 1000 जज बैठा है वहाँ पे सिविल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो कौन सा दावा किसको भेजना है ये उसने डिटरमिन करना है। ठीक है, अब ये सारी बातें, अब मसलन उस शख्स से जो आपके पास आया था जहाँ से बात शुरू हुई केस लेकर, अब उसने आपको पहले तो बताना है मैं लाहौर से हूँ, तो आप एतमानान कर लेंगे कि मैंने दावा दायर लाहौर में करना है, ठीक है, या लाहौर में ही दावा होगा। पहले इत्मीनान आपको हो गया, उसके बाद आप उससे फैक्ट्स पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो कहेगा अब इसके अंदर आपने वो दावा, ज़रूरी नहीं वो सिविल ही हो, ठीक है, आपने पूछना भाई क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देगा। वो फलां है जी, मेरा फलां है, मेरे नाल फलां ने मुआहदा बैग किया सी, फलां किया सी, आप सुनते रहेंगे, आपको पता चले हाँ हाँ हाँ। अगर तो ये रेवेन्यू का मैटर तो नहीं है कहीं, अगर रेवेन्यू का तो रेवेन्यू की तरफ जाएंगे, फिर हम तो सीपीसी की तरफ उधर, तो वो तो कहता है कि उसका अपना एक प्रोसीजर है, वो अपना उसका एक पूरी हायरार्की ही अलग है। आप पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से एडीसी, वो उसके बाद आगे कमिश्नर, कमिश्नर से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो पूरा एक अलग से प्रोसीजर है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, वो सेक्शन गालबन 4-5 इसके अंदर लिखा हुआ है सीपीसी के भी अंदर, कि अगर तो वहाँ की बनती है तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन खैर, अब आपने ये डिटरमिन करना है कि इज इट अ सिविल सूट आर नॉट। सबसे पहले अब जुरिसडिक्शन जानने के बाद आया कि आपकी टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपने जान ली। अब आपने ये देखना है इज इट अ सिविल सूट और नॉट, तो उसके लिए आपको सेक्शन 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ जो चीजें आपको देखनी हैं वो आपने देखना है आपका कि ये दावा इज इट अ सिविल सूट, तो उसके लिए सेक्शन 9 है, सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन अनलेस बार्ड। उसने इसको कहते हैं, ये जो दावा सिविल कोर्ट हैज अल्टीमेट जुरिसडिक्शन, ठीक है, सिविल कोर्ट हैज अल्टीमेट जुरिसडिक्शन, अल्टीमेट जुरिसडिक्शन, या इसका जो कैप्शन है ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड, सिविल कोर्ट ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड। अब बार की बात कर रहा है कि कहीं रोक दिया गया तुम नहीं सुन सकते, तो कहते अब हमारे यहाँ जो लॉ होते हैं ना, कुछ जर्नल लॉज होते हैं, कुछ स्पेशल लॉ होते हैं। जब मैंने लॉ की डेफिनेशन बताई थी आपको, सारी चीज़ें खोल के बताई थी, तो जो जर्नल लॉ होता है
उसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें, अगर स्पेशल आ गया तो वो प्रिवेल ओवर द जनरल हो जाता है, तो फिर वो बाहर भी कर देता है। जैसे आप फैमिली लॉ पढ़ते हो, सेक्शन 17 उसका कहता है कि जी CPC एंड QSO नॉट अप्लीकेबल ऑन फैमिली सूट्स। टू सम एक्सटेंट वो कहीं खामोश हो जाए तो वो एग्जीक्यूशन वगैरह में हम देख लेते हैं, या 10 और 11 के अलावा, बाकी वो स्पेसिफिकली बार कर रहा है। दैट इज बार, बार मतलब रोक देना, ठीक है। तो वो कह रहा है सबसे पहले सेक्शन 9 देखेंगे कि क्या होगा, इसको आया कि ये सिविल सूट है या नहीं है। अगर सिविल सूट होगा तो हम प्रोसीड विद यहां से करेंगे, पहली बात। फिर आपने उससे पूछना है कि वो आगे कहेगा बाबा जी होगा या कोई भी होएगा, वो आगे कहेगा कि सर जी मैंने मेरे नॉलेज च आया कि उन्होंने एक दावा किया भी होया। सो अच्छा, तो फिर उसका क्या बना? वो कह रहा जी चल रहा है फलाने कोर्ट है, तो फिर तो नया दावा आप कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे बट भाई हम तो दावा नहीं कर सकते, तो वो सेक्शन 10 आ जाएगा आपका, सेक्शन 10 जिसको कहते हैं रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, रेस मीन दिस इज अ लैटिन टर्म, रेस मीन अ सूट एंड सब जुडिस मीन पेंडिंग। इस सारे को हम डिटेल में भी जाएंगे, मैं आपको हाउ टू स्टार्ट सिखा रहा हूं, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टार्ट USCPC प्रोसीजरल कोड। सो ये आज हम सिर्फ ये सबसे, हमने 1-2 लेक्चर अगर हो भी गए तो हमने यही सीखना है कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, कहां से कहां तक पहुंचना है। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये क्या है, बार्स कौन सी होती हैं, पेंडिंग सूट्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब रेस मतलब सूट, इवन दो हम कहते हैं लिस्ट, लिस्ट मीनिंग आल्सो लिस्ट मीन सूट, एंड पेंडेंस मीन पेंडिंग। आपने आपके TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा था, गाल सेक्शन 52A था, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि व्हाट इज लिस्ट पेंडेंस, मतलब जो लिस्ट मतलब सूट एंड पेंडेंस पेंडिंग। तो ये है रेस मीन सूट एंड सब जुडिस मीन पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर तो वो कहीं पेंडिंग है तो कहना बाबा जी आप दावा तो नवा कर नहीं सकते, अगर करा हाँ 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 वही बात। तो वो कहता है बाबा जी हुण इत्थे असीं केस तो नहीं कर सकते इहदे खिलाफ, तुसीं कहंदे केस करो, आप उहदे च शामिल हो जाने हैं, ठीक है, किसी तरीके से। तो वो क्या होगा आपका रेस सब जुडिस। एंड अदर थिंग इज सेक्शन 11, वो आके बता दे कि चाचा जी कई वकील साहब भज के आया, मैनू पता लग्या उन्हें डिग्री लै ली है, तो अज साढ़े घर बैलफ आया सी, वो तुसीं कहो हो लियाओ डिग्री की है। उसने कहा जी वो डिग्री सानू तो पता नहीं चलिया। तुसीं कहना अच्छा बाबा जी फिर अपन नवा दावा नहीं करते, तो सेक्शन सानू 11 दसदा है, सेक्शन नहीं ये तो है कि सूट। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सूट डिसाइड हो गया, तो उसको कहते हैं रेस ज्यूडिकाटा, ज्यूडिकाटा, जो जिसका दावे का फैसला हो चुका हो। रेस मतलब वही सूट एंड जुडिकाटा मीन डिसाइडेड। रेस मीन सूट एंड जुडिकाटा मीन डिसाइडेड। सो जब वो उसी कहता है होने डिसाइड हो गया, अब हम नया दावा तो कर नहीं सकते, क्या करें? तो फिर उसके और अपील में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं, रिवीजन में, वो और रेमेडीज़ हैं, उन रेमेडीज़ को हम डिस्कस करेंगे अगर इसको आगे चलेंगे तो। अब वो कहता है अच्छा सूट डिसाइड तो हो गया, लेकिन जनाब मेनू थी ना दसिया ही नहीं, मुझे तो छुपा के फ्रॉड के साथ जनाब इन्होंने ली है डिग्री। तो अच्छा फिर एक क्लिक करता है वकील साहब के माइंड में, अच्छा फिर हम नया दावा नहीं करते, हम इसी में एप्लीकेशन देते हैं। जब हमें सूट ने क्या किया, रेमेडी मौजूद है हमारे पास, तो कौन सी रेमेडी? उसने कहा हम सेक्शन 12 की तरफ जाएंगे, और 12 के सब सेक्शन 2 में 12(2) मशहूर ज़माना एप्लीकेशन है 12(2) में। उसने कहा अदर बार्स हैं, उसने कहा कौन सी? उसने कहा 12(2) के 3 तो ग्राउंड है। उसने कौन सा? मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। कौन कौन से? उसने कहा देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ 12(2), मिसरिप्रेजेंटेशन, 12(2)
सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 मिसपोजेशन फ्रॉड एंड वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। वो कह रहा है कि अगर ये डिसाइड हो गया है तो फिर ये देखेंगे कि आया कि प्रोसेस इशू हुआ था किसके नाम से हुआ था। उन्होंने कहा जनाब उसमें जो एड्रेस है वो तो गलत दिया हुआ है, या उस तक जो प्रोसेस पहुंचने ही नहीं दिया गया, या जिस कोर्ट से वो डिग्री लेके आ गए हैं वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, ठीक है, वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, और या उन्होंने फ्रॉड कमिट किया है जनाब। तो ये इन तीनों में से अगर कोई ग्राउंड होगा तो आप कहते हो कि मैं सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के तहत सेम कोर्ट में एप्लीकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो अगेन पूछें। इसको हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, भागिए मत। आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिविल हो, क्रिमिनल हो या सिविल हो, आपका फैमिली हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने सिर्फ ये सीखना हाउ टू स्टडी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे इसको ज़रा